साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ न्यूमेरिकल लगवाए हुए थे। उसके बाद अब जितने लोगों को अभी भी ना आ रहा हो वो लोग बता देंगे, एक अलग से केवल और न्यूमेरिकल की वीडियो हम अपलोड कर देंगे बना करके। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग बाकी के न्यूमेरिकल लगा चुके होगे। ठीक, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसी में ही है ये भी साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साथ साथ। जब आपको एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही साथ दिए जा रहे हैं तो आपको उन लोगों को साथों साथ सॉल्व करना है, इसीलिए नाम दिया गया साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर है साइमल्टेनियस हाँ, ये थोड़ा पिछले से डिफरेंट होगा, देखने में इसका रूप रंग अलग तरीके का होगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म इसका देखने में रूप होगा dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। ये रहा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन P इज इक्वल टू dy अपॉन Q इज इक्वल टू dz अपॉन R। इस तरीके के जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिए जाते हैं तो ये सॉल्व कैसे किए जाएंगे, अब हम वो तरीका सीखने वाले हैं। लिखना इसमें, अगर हमें इक्वेशन दिया जाता है P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमें दिया जा रहा है P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz इक्वल टू 0। ये हमें दूसरा इक्वेशन दिया गया और हमसे कहा गया इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो हम जानते हैं अगर हमको इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है, ठीक, तो हम अपने इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया तो हम बड़े इत्मीनान से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो ये उसमें कन्वर्ट कैसे होगा ये देखते हैं। लिखना वेयर, जहाँ पर अच्छा P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 इनके बारे में बता देते हैं। वेयर जहाँ पर P1 P2 कॉमा Q1 Q2 ठीक कॉमा R1 एंड R2 R ये सभी हैं आर ऑल फंक्शंस ऑफ x y z, जहाँ पर ये जो कोफिशिएंट के जैसे नज़र आ रहे हैं P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 ये सभी के सभी x y z के कोई फंक्शंस हैं। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मेरा तरीका वही पुराना है। अब तक जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करते आए हैं तो हम एक एजम्पशंस पे काम कर रहे थे। एजम्पशंस क्या, वहाँ पर हमको साफ साफ कहा गया था, कहा यह गया था कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो याद होता हम वहाँ पर x और y को डिपेंडेंट मानते थे और t वहाँ पर इंडिपेंडेंट होता था। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर भी चूँकि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x है, y है, z है, तीनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए गए हैं तो हम ये मान लेंगे कि माना z मेरा इंडिपेंडेंट है और x और y इस z के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। क्योंकि बिना इस एजम्पशंस के फिर हम आगे चल नहीं सकते हैं। मानने को कोई ये भी मान सकता है x इंडिपेंडेंट है, y और z x पर डिपेंड कर रहे हैं, या y इंडिपेंडेंट है, x और z इस पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन एक सीक्वेंस के हिसाब से हम ये मानते हैं कि माना z इंडिपेंडेंट है, x और y डिपेंड करते हैं z पर। लिखना टेकिंग आर्टिकल है, हम ये लिख रहे हैं कि इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले कैसे जाते हैं वो दिखा रहे हैं। टेकिंग z as independent, taking z as independent variable, ठीक,
बी कैन राइट इक्वेशन 1 and 2. बी कैन राइट इक्वेशन 1 and 2. चूंकि हमने जेड को इंडिपेंडेंट मान लिया और जेड के इंडिपेंडेंट होते ही अब हम ये कह सकते हैं हम इस पूरे को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन अब क्या होंगे देखना, ये इक्वेशन P1 डी डी जेड ऑफ एक्स, ये डी एक्स डी जेड। अच्छा, जिनको अभी भी इससे ना समझ में आ रहा है कैसे हुआ, हम पूरे इक्वेशन को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। जिनको दिक्कत लगे वो एक गलत तरीका, लेकिन है गलत ही तरीका, पूरे में डी जेड से डिवाइड लगाया हुआ है। तो ये डी जेड बाई डी एक्स बाई डी जेड, डी वाई बाई डी जेड और डी जेड कैंसिल आउट होकर 1। हालांकि ये बहुत गलत तरीका है, डी जेड का मतलब कभी भी डिवाइड करना नहीं होता है। तो P1 डी एक्स डी जेड प्लस Q1 डी वाई डी जेड प्लस केवल बचेगा R1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया, ठीक। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला बदल करके होगा P2 डी एक्स डी जेड प्लस Q2 डी वाई डी जेड प्लस R2 इक्वल टू 0। ये लिखा जा सकता है। अब देखा जाए तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, और अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तो हमारे पास पुराना तरीका मौजूद है। हम इसको अब लिख सकते हैं, ठीक, ध्यान देना, डी एक्स डी जेड अपॉन, इसे छिपाओ, Q1 R2 माइनस Q2 R1, यानी नीचे के हिस्से में आया Q1 R2 माइनस Q2 R1 बराबर, अगले हिस्से से देखना डी वाई डी जेड, हाँ, इसे छिपाते हैं, ठीक। यहाँ पर बनेगा R1 P2, ये रहा R1 P2 माइनस P1 R2, तो ये होगा R1 P2, इसे हाइड किया और सीधे R1 P2 माइनस P1 R2 माइनस R2 P1 इज इक्वल टू, इस हिस्से में ऐसा कोई डेरिवेटिव नहीं मौजूद तो सीधे 1 अपॉन अगला हिस्सा, अब कि ये गया तो P1 Q2 माइनस Q1 P2, P1 Q2 माइनस P2 Q1, और एक बार फिर अब इसको हम फिर डी एक्स डी वाई डी जेड के तौर पर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स अपॉन Q1 R2 माइनस Q2 R1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन R1 P2 माइनस R2 P1 बराबर डी एक्स डी वाई, यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन P1 Q2 माइनस P2 Q1। और अगर ध्यान दो तो ये लिखा गया है डी एक्स अपॉन P इज इक्वल टू डी वाई अपॉन Q इज इक्वल टू डी जेड अपॉन R, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। इसका मतलब इस तरह से अगर कोई भी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखना विच इज ऑफ द फॉर्म, which is of the form dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r। ये रहा, ये आर्टिकल हम करके इसीलिए दिखाई, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना। आर्टिकल करके दिखाने का सिर्फ एक मतलब है कि अगर हमको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया जाता है तब पर भी हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा।
हेडिंग डाल देना, द नेचर ऑफ सॉल्यूशन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r डैश। ठीक, लिखना। अब सुनो, अगर हमको इसे सॉल्व करना है तो ये कम्प्लीटली सॉल्व तब कहा जाएगा जब हम इसके लिए दो इंटीग्रल्स निकाल सकें या दो ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकें जो आपस में एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हों, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हों। इसी बात को हम लिख रहे हैं, द गिवन इक्वेशन the given equations are said to be completely solved दिए गए इक्वेशन पूर्णतः सॉल्व हुए कहे जाएंगे when we get जब हम प्राप्त करते हैं when we get a solution of the form ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन उस दिन कंप्लीटली सॉल्व कहा जाएगा, पूरी तरह से सॉल्व हुआ कहा जाएगा जब हमको जो सॉल्यूशन मिले वो इस फॉर्म का हो, ऑफ द फॉर्म, उसका फॉर्म होना चाहिए u1 ऑफ, यानी u1 इज द फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 और u2 फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c2। ठीक, वेयर, जहाँ पर मतलब हम इनको सॉल्व करें तो हमें दो अलग अलग फंक्शन मिलने चाहिए। पहला मिलना चाहिए एक्स वाई जेड का फंक्शन बराबर c1 कोई कांस्टेंट, दूसरा एक्स वाई जेड का फंक्शन मिलना चाहिए जो भी बराबर हो c2 के दूसरे कांस्टेंट के बराबर हो। ठीक, वेयर, जहाँ पर u1 एंड u2 आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जहाँ u1 और u2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट कैसे होंगे ये क्या पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि सीधे u1 और u2 को आपस में डिवाइड लगा दो। अगर u1 u2 का डिवाइड कोई कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर इनका डिवाइड करने पर हमको सिर्फ कांस्टेंट नहीं मिलता बल्कि कोई और वेरिएबल के टर्म में मिलता है तो इसका मतलब u1 और u2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम u1 निकाले और u1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मेरे को मिल जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसा कुछ मिला। हम u2 को निकालते हैं तो u2 ऑफ एक्स वाई जेड हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिला। अब अगर हम u1 अपॉन दिस अपॉन दिस करें तो इसका मतलब कट पिट करके ये कांस्टेंट तो होने वाला नहीं है, तो ऐसे केस में u1 और u2 इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे। लेकिन अगर यही u1 हमको ये मिला होता और u2 देखो हमें क्या मिलता, u2 ऑफ एक्स वाई जेड जो हमें मिलता वो हमें मिल जाता 3 टाइम्स ऑफ द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये मिलता। अब ज़रा डिवाइड करो, अब डिवाइड करने पर ये पूरा हिस्सा इससे कैंसिल आउट हुआ, कांस्टेंट बचा 1/3। इसका मतलब u1 डिपेंड करता है u2 पर या u2 डिपेंड करता है u1 पर। तो ऐसे केस में अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। लिखना u1 u2 आर li, u1 u2 आर li, u1 और u2 एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ़, यदि u1 अपॉन u2 डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अगर u1 अपॉन u2 कांस्टेंट नहीं आता है बल्कि कोई वेरिएबल आता है तब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बेसिकली हमारे पास 3 से 4 मेथड होते हैं। ठीक, तीनों चारों मेथड हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला मेथड लिख रहे हैं। पहला मेथड सबसे आसान है, जो कह सकते हैं कि मतलब जिसका बचत खाता जो दिमाग का होगा वो सबसे कमतर होगा, वो भी इसको सॉल्व कर सकता है।
हेडिंग डाल देना फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का पहला तरीका, ठीक, जो दिया गया है पहले हम उसी को लिख रहे हैं। हमें दिया जाएगा dx होना चाहिए, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। इक्वेशन नंबर 1 माना ये हमें इक्वेशन दिया गया है, ठीक। हम एक काम करेंगे, इनमें से जो ये तीन दिए गए हैं, तीन में से कोई भी एक पेयर उठा लेंगे। जैसे हमने dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू उठा लिया, इसे उठाएंगे तो गौर करो हमने z को तो हटा ही दिया है। अब ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि ये केवल x और y का ही फंक्शन हो जाए, और जब ये सिर्फ x और y का फंक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करके एक्स वाई में एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये मेरा पहला u1 होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे या फिर इस दोनों को लेंगे। तो जब या इनको लेंगे, पहले तीसरे को या दूसरे तीसरे को, फिर हम वही काम करेंगे, जो कुछ कटता पिटता होगा काट पीट देंगे। हमको अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं तो x में और z में एक रिलेशन मिल जाएगा, उसको हम सिंपली इंटीग्रेट करके u2 निकाल लेंगे। तो u1 और u2 दोनों मिल करके इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देंगे। लिखना इसी बात को फर्स्ट मेथड में, टेक एनी टू, इनमें से कोई भी दो ले लीजिए, टेक एनी टू ऑफ द थ्री फ्रैक्शन ऑफ वन टेक एनी टू ऑफ द थ्री फ्रैक्शन। दिए जो इक्वेशन नंबर 1 में तीनों फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी दो ले लीजिए, टेक एनी टू ऑफ द थ्री फ्रैक्शन एंड गेट, और प्राप्त कीजिए एंड गेट एन इक्वेशन इन ओनली टू वेरिएबल्स। और तब आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो केवल और केवल दो वेरिएबल में, जैसे हमने p और q वाले टर्म लिए, तो अब हमको जो इक्वेशन मिलेगा हो सकता है वो केवल x और केवल y का मिले। हम बार बार बोल रहे हैं हो सकता है, क्योंकि 4 मेथड हैं, 4 में से अभी हम पहला मेथड बता रहे हैं जो सबसे आसान होगा जब सब कट पिट जाएंगे। अगर आपने dx dy के फैक्टर लिए हैं तो एक तरफ सारे x के मिलेंगे, दूसरी तरफ सारे y के मिलेंगे। अभी तो कई बार ऐसी कंडीशंस आएगी जब इधर भी x y z का, इधर भी x y z का, इधर भी x y z का, और कोई कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तब का केस देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अभी सबसे स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं जो सबसे आसान है। टेक एनी टू ऑफ द थ्री फ्रैक्शन ऑफ वन एंड गेट एन इक्वेशन इन ओनली टू वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख देना इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल ये इसी के साथ है, ठीक। लिखना इंटीग्रेट इट, जो कुछ भी आपको मिला इसे इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट इट एंड ऑब्टेन्ड, और प्राप्त कीजिए एंड ऑब्टेन one of the relation in the general solution of 1। और इक्वेशन नंबर 1 का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उस जनरल सॉल्यूशन में से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। वापस दोहरा रहे हैं, ये 3 फैक्टर दिए गए हैं, तीनों फैक्टर में से कोई भी 2 फैक्टर एक साथ ले लो, ठीक। दोनों फैक्टर एक साथ लेने पर जिस दिन किस्मत सबसे अच्छी रहेगी उस दिन ये होगा, सारे टर्म जो भी कटने वाले होंगे कट जाएंगे। आपने dx dy लिया है तो इधर x के टर्म बचेंगे, इधर y के बचेंगे, या कुछ ऐसा होगा कि ट्रांसफ़र करने पर x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ हो जाएंगे। इधर दोनों साइड को इंटीग्रेट करो तो इधर x का फंक्शन तैयार, इधर y का फंक्शन तैयार है। ये पहला जो आपको मिला, ये जनरल सॉल्यूशन का पहला हिस्सा आपको मिल चुका है। फिर अगला काम यही करेंगे, अब ये 2 ले चुके हैं तो अब की बार चाहे इन दोनों को और चाहे पहले और थर्ड को, इनको एक साथ ले करके इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखना आगे, रिपीट दिस, इसे आप फिर से दोहराइए, रिपीट दिस टू गिव अनदर
Repeat this to give another relation with help of two other fraction of 1. Two other fraction of 1. ये वर्किंग रूल है। इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल उठाते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं। प्रॉब्लम है सॉल्व dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन z। सबसे आसान न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। शुरू के दो एक साथ ले रहे हैं, लिखना टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला और दूसरा लेते हैं। पहला दूसरा लेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y। ये बन गया। लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग इट सीधे इंटीग्रेट करो। हमें पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई। तो इसका मतलब इधर बना लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। रही बात कांस्टेंट की तो वो लॉग c1 ऐड कर दो, लॉग c1। इसका मतलब हमें मिल गया दिस इम्प्लाइज दैट लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई c1, यानी हमको मिल चुका है इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई c1। ये u1 हमको मिल चुका है। u1 इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, नाम देना इसे इक्वेशन नंबर 1। अगला काम पता है, चाहे पहला और लास्ट वाला ले लो, चाहे दूसरा और तीसरा वाला ले लो। लिखना अगेन टेकिंग लास्ट टू, लिखना अगेन टेकिंग लास्ट टू। आखिरी के दो लेते हैं तो dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dz अपॉन z। ठीक, इंटीग्रेट करो फिर वापस, इंटीग्रेटिंग इट। चलो इंटीग्रेट करते हैं तो मिलेगा log y इज इक्वल टू log z और प्लस कांस्टेंट टर्म log c2, क्योंकि c1 पहले जोड़ा जा चुका है। इसका मतलब हमको मिल गया y इज इक्वल टू z c2, इक्वेशन नंबर 2। सो जो पहला हमें जो मिला था, पहला हमको मिला था x इज इक्वल टू वाई c1, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा मिल रहा है y इज इक्वल टू z c2। तो इसका मतलब लिखा जाएगा 1 एंड 2 कंस्टिट्यूट बनाते हैं 1 एंड 2 कंस्टिट्यूट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर 1 और 2 उस सॉल्यूशन को बनाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। कभी कभी ये फाई के भी फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे जनरल फॉर्म जो इसका होता है। तो जनरल फॉर्म देखो क्या होगा, और अथवा इसी को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इसे देखें तो ये लिखा है x अपॉन वाई इक्वल टू c1, और इसे देखें तो लिखा है y अपॉन z इक्वल टू c2, और जनरल फॉर्म हम जानते हैं u ऑफ x y z ये होता है। ठीक, तो इसको लिखा जा सकता है
फाई फंक्शन ऑफ ये x अपॉन वाई कॉमा y अपॉन जेड इज इक्वल टू, ठीक, 0, ये लिख सकते हैं। ये मे भी ये फ्लैश पर आया हो, ठीक, इसलिए हम इसको अलग हटा करके लिख दे रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं और अथवा फाई फंक्शन ऑफ, वापस देखना है, x अपॉन वाई कॉमा यहाँ से देखना y अपॉन जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक। या तो कुछ लोग इसको और उल्टे तरीके से लिखते हैं, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, और अथवा सीधे सीधे इधर वाले से x अपॉन वाई इज इक्वल टू फाई सम फंक्शन ऑफ y अपॉन जेड, या y अपॉन जेड इज इक्वल टू फाई फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों 1 और 2 से भी बोल दो, चाहे इस तरीके से जनरल फॉर्म में ला करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को भी हम नोट में लिखा दे रहे हैं, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। ये सबसे आसान न्यूमेरिकल था। नोट में लिखना, इसी चीज़ को हम नोट में लिखा दे रहे हैं। नोट लिखना, इफ़ यदि u इज़ इक्वल टू C1, मान लो पहला जो हम सॉल्व करते हैं पहले 2 फैक्टर को लेकर के, वो मिलता है u इज़ इक्वल टू C1, और जो लास्ट 2 फैक्टर लेके सॉल्व करते हैं वो मिलता है v इज़ इक्वल टू C2। जानबूझ के अलग अलग कर रहे हैं u और v के फॉर्म में, v इज़ इक्वल टू C2, और ये 2 के दोनों इंडिपेंडेंट आते हैं, b2 इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब u अपॉन v करो तो कांस्टेंट नहीं मिलेगा, बल्कि कोई वेरिएबल का फॉर्म मिलेगा। इफ़ u इज इक्वल टू C1 एंड v इज इक्वल टू C2 बी द 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, then the general solution is given by phi function of u comma v equal to 0, चाहे ये लिख दिया जाए और अथवा चाहे u इज़ द phi फंक्शन ऑफ v लिख दिया जाए और चाहे v इज़ द phi फंक्शन ऑफ u लिख दिया जाए। ये सारी बातें एक जैसी हैं, मतलब ये खुली छूट है, हम कुछ भी इस पर लिख सकते हैं। बस सिंपल सा ये नोट लिख लो, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं तुरंत। फाई कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हमें कोई कंडीशंस तो दी नहीं गई कि हम फाई का मेन रूट निकाल करके बता सकें भैया फाई यही होता है। अब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फाई भी निकाला जाता है। अगला न्यूमेरिकल हम उठा रहे हैं इसी पे। अगली प्रॉब्लम देखना। प्रॉब्लम है सॉल्व dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई। ये रहा, ठीक, साफ पता चल रहा है। अगर हम इन दोनों को साथ में लें, ध्यान से देखना, इन दोनों को लेते हैं तो जेड से जेड कैंसिल आउट होता है, इधर बचता है डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर दो, एक्स के टर्म एक्स की तरफ, वाई के टर्म वाई की तरफ। पहला फैक्टर हमको मिल चुका है जिसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। लास्ट 2 में आओ, लास्ट 2 में आएंगे फिर वही बात, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा अपॉन जेड, इधर बचेगा अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई डी जेड के टर्म में भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है। फटाफट सॉल्व करो। सोल्यूशन में
टेकिंग फर्स्ट टू, इन दोनों को साथ में लो, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स। ठीक, हमें मिलता है dx अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन जेड एक्स, जेड से जेड कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब हमारे पास है dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x dx इज इक्वल टू y dy। बस अगला काम मेरा सिंपल सा है, इंटीग्रेट कर डालो, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट करते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, इधर हुआ वाई स्क्वायर अपॉन 2। रही बात उधर कांस्टेंट ऐड करने की, तो कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से ऐड कर रहे हैं, प्लस C1 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट हुआ, यानी हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1। ये पहला इक्वेशन नंबर 1। जिन लोगों का हो गया हो वो लोग लास्ट के 2 फैक्टर लेकर के फटाफट इंटीग्रेट करें। लिखते हैं, अगेन टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, अगेन टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन। चलो लास्ट के 2 लेते हैं, dy अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा dy, अच्छा सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं, तो y dy इज इक्वल टू, इधर जाएगा z dz। ठीक, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट करने पर भाई अब तो हम सीधे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2, इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा हो गया। चाहे u और v के फॉर्म में लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हैं, अदरवाइज सीधे लिख दो 1 and 2 constitute रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लिखना 1 and 2 constitute required solution। इसमें अभी हम सिर्फ पहला मेथड बता रहे हैं, पहले लेक्चर में केवल पहला मेथड, और तुम लोगों को एक काम दे रहे हैं कि अपनी किताब में पहले मेथड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल वो साफ सुथरे दिखाई देंगे, कट पिट करके सब कुछ केवल एक्स एक्स के वाई वाई की तरफ जेड जेड की तरफ आते हुए नजर आएंगे, उनको खोजना, उन लोगों को छांट करके सॉल्व करो। अगले वीडियो में हम इसके बाकी के और मेथड बताते हैं, लेकिन इसमें केवल इतना ही रहेगा, इसमें हम सेकंड मेथड बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहे हैं।